बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में। हुसैन चौधरी वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने वज़रा को कहा कि भाई 3-4 महीने मुल्क की रहना, और जो उन्होंने बताया है कि जनाब अपने अपने महकमों पे आप ध्यान दें, क्या यही वजह है या कुछ और वजूहत भी हो सकती हैं। और फिर EVM के हवाले से काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने धमकी दे दी है इलेक्शन कमीशन को। ये धमकी किस हद तक इनके लिए वबाल जान बन सकती है हुकूमत के लिए, इस पर बात करेंगे। और फिर राना शमीम साहब का बयान अल्फी जो है उस पर जो आज प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसमें कोई मिस रिपोर्टिंग हो रही है थोड़ी सी। तो वो जो अदालत के अंदर मौजूद साफ़ी सीनियर साफ़ी थे उनसे जो मेरी बात हुई एग्जैक्ट सूरत हाल जो है वो बताऊँगा, और फिर आगे इसमें क्या होने वाला है। और फिर राना शमीम साहब के ख़िलाफ़ जो वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट है उसने कोई इंक्वायरी शुरू कर दी है और ये शिकायत कोई गई है, तो उस पर फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब जो हैं वो बड़ा बोल रहे हैं जनाब फ़ौज वालों के ख़िलाफ़ कि ये आपने क्या कमर्शियल काम शुरू कर दिया हुआ है, ज़मीन दफाई मकासद के लिए दी जाती है आपको और आपने उसके ऊपर नया वो शुरू कर देते हैं जनाब। कभी शादी हाल बन जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे पहले, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात। ये बड़े दिनों से कुछ 14-15 नवंबर से एक खबर गर्दिश कर रही है कि जज एडवोकेट जनरल को मिस्टर जस्टिस वकास रऊफ मिर्ज़ा ने लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में तौहीन अदालत का नोटिस दिया था। और 14 या 15 तारीख नवंबर की उसकी समाअत के लिए मुकर्रर थी और उन्हें कहा गया था कि ज़ाती तौर पर आप अदालत में पेश होंगे। वो ब्रिगेडियर होता है जज एडवोकेट जनरल। तो जिस दिन वो पेशी थी उस दिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस अमीर भट्टी साहब वहाँ पहुँचे हैं। ये मैं अमरे वाक़या बयान कर रहा हूँ, अभी मैं इस पर कोई तबसरा नहीं कर रहा। तो वहाँ पहुँचे हैं वो, तो उन्होंने वकास रऊफ साहब की बजाय उनको ज़ाहिर लाहौर भेज दिया होगा। तो वो केस खुद सुना और यूँ ही जज एडवोकेट जनरल ब्रिगेडियर साहब ने माजरत की तो उन्होंने उनकी माजरत कबूल कर ली और डिस्चार्ज कर दिया। नोटिस वगैरह जो थे अदालत था वो कहते 2008-9 से को 200-250 मुकदमात हैं इनके दफाई मामला से मुतल्लक, वो मुलाजमीन के कुछ और ये वो, तो वो जवाब ही नहीं दे रहे थे। तो वो इसलिए उनको तलब किया गया था, तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया था। यार अब ना जो सिस्टम है माजी में कुछ और होता था, अब सिस्टम कुछ और है। सिस्टम ये है कि ये कंप्यूटराइज्ड सारा निज़ाम कर दिया गया है। जो भी पिटिशन दायर होती है वो ऑटोमेटिकली जो सॉफ्टवेयर है उसके मुताबिक जज के पास या बेंच में लग जाती है, उसमें चीफ साहब मुदाखलत नहीं करते। और लोग कहते हैं कि इसका मेरा तरीका यही है कि ना बेंच बदल दिया जाए या कुछ और कर दिया जाए। कि जो हो रहा है क्योंकि माजी में ऐसे होता रहा है इसलिए इस मामले को ज़रा ज़्यादा अचाला जा रहा है या किया जा रहा है। वो जस्टिस खलील रमदे होते थे सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में एक केस की समाअत कर रहे थे। कोई SHO था लड़का, इंस्पेक्टर इकबाल टाउन का थाने का, तो उनको कोई बुलाया बुलवा हुआ था, पता नहीं क्या था, वो पेश नहीं हो रहा था। तो जज साहब थोड़े से माइंड करके, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का मामला था, वहाँ तो बड़ा कीमती वक्त होता है कि 1-2 मिनट में केस जो है वो सुने जा रहे होते हैं। तो उन्होंने उनका ये फड़ लिया उन्होंने और तौहीन अदालत की कार्रवाई। वो जनाब उसके बाद वो फ़ोन आया जनाब, एक साबिक जज का फ़ोन आया, उन्होंने कहा यार अब तो मैंने ऑर्डर कर दिया तो मैं वापस नहीं ले सकता। दूसरे या तीसरे दिन की डेट थी कि फ़लाँ तारीख को जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी खुद पहुंच गए लाहौर हाई कोर्ट। बेंच नंबर 1 रमदे साहब का होता था, तो ज़ाहिर है फिर बेंच नंबर 1 की सरबराही फिर उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने हाथ में ले ली। पता ये चला कि हुसैन मेहंदी साहब होते थे उस वक्त, अभी PCO वाला और उसके साथ जो मुशर्रफ के साथ लड़ाई नहीं शुरू हुई थी अभी उनकी, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की। तो वो जनाब वही मामला चल रहा था। तो वो जो इंस्पेक्टर था पुलिस वाला, वो कोई भांजा भतीजा हुसैन मेहंदी जो रेंजर्स के DG थे पंजाब के, वही उस वक्त पंजाब को चला रहे थे एक तरह से। तो वो जनाब फिर आ गए। तो फिर जनाब वो जज साहब ने, चीफ साहब ने कहा कि माफ़ कर दो बच्चे ने। वो बच्चे को कहा जनाब माफ़ी मांगोए, उन्हें माफ़ी मांग ली, माफ़ कर दिया, काम ख़त्म हो गया। रमदे साहब ने पता नहीं क्या करना था क्या नहीं करना था, बहरहाल क्योंकि बड़े चीफ साहब खुद तशरीफ़ फरमा थे उस बेंच में आके बैठ गए थे साथ। तो फिर वो
मामला। ये एक वाकया। एक और वाकया, जब ये 2002 के इलेक्शन हुए ना, तो जो मदारस की असनाद हैं उन पे भी बहुत सारे लोगों ने, एमएमए के लोग बहुत सारे उसमें थे। उस वक्त शर्त रख दी थी मुशर्रफ ने कि बीए होना ज़रूरी है, ग्रेजुएशन शर्त थी एमएनएस एमपीएस के लिए। तो वो ज़ाहिर है ये मदारस की सनात थी, कुछ जो जाली सनात भी बहुत सारी बनाई गई। तो वो मसला ये था कि क्या वाकईतन जो मदारस की सनाद हैं ये कह रहे हैं कि हम बीए के बराबर है, ये कि क्या वाकई बीए के बराबर है? हायर एजुकेशन कमीशन से पूछें, ये करें क्या इक्वलेंस सर्टिफिकेट उन्होंने जारी किया हुआ है इसका? वो पता ये चला कि वो कोई एक ज़िया-उल-हक के दौर में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था महकमा तालीम की तरफ से कि जो मास्टर या प्रोफेसर मुकर्रर होने अरबी और इस्लामियात के, उनके लिए जो इनकी सनाद है मदारस की, शहादत आलमी और पता नहीं क्या क्या उनके नाम थे, मुझे भूल रहे हैं, तो वो बीए के बराबर उनकी मुख्तलिफ दर्जाबंदी की थी। अरबी और इस्लामियात दो मज़ामीन में अगर मास्टर डिग्री चाहिए या ग्रेजुएशन चाहिए तो उसके लिए वो कहते थे ये बराबर है। उस तरह उस नोटिफिकेशन की बुनियाद पे ये बीए खुद को कह रहे थे। और उस वक्त उस बेंच की सरबराही जो कर रहे थे उसमें शामिल थे मिस्टर जस्टिस मुनीर शेख। लाहौर रजिस्ट्री में ये भी समाअत हो रही थी। तो मुनीर शेख साहब ने जनाब रिमार्क्स दी और लग रहा था कि ये अभी ये दूसरी पेशी पे ये स्टे कर देंगे, वो मुअत्तल कर देंगे उनकी रुकनीत। वो एक बड़ा फटा पड़ जाना था। मुशर्रफ खुद चाहता था जनाब एमएमए भी रहे, और जो जाली डिग्रियों वाले हैं या मदारस की डिग्रियों पे जो जाली लेके आए हैं बीए के बराबर, वो तो आधी पार्लियामेंट खाली हो जानी थी। शेख रियाज साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान, दूसरे दिन हमने देखा कि वो उस बेंच में आ गए। इस्लामाबाद से रातों रात आए और उस बेंच में बैठ गए और वो केस लमक गया, लटकता रहा, पता नहीं वो टनी और पूरा हो गया, सारा कुछ हो गया। वो इसी तरह मामला चला। आज सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक जज हैं मिस्टर जस्टिस एजाज चौधरी साहब, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी इसी तरह का अपने साथ बीता हुआ एक वाकया बयान किया। वो मुल्तान बेंच में, लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में काम कर रहे थे, वो चीफ जस्टिस भी रहे हैं। वो कहते हैं कि उस वक्त कोई असलम गुम्मन थे, चेयरमैन एंटी करप्शन या उसका कोई सरबराह वगैरह, ब्रिगेडियर असलम गुम्मन। वो कहते हैं कि मैंने उसको शोकाज नोटिस दे दिया तौहीन अदालत में किसी वजह से। तो वो जनाब पता ये चला कि आइंदा हफ्ते के लिए मुल्तान बेंच से हमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बहावलपुर भेज दिया है एक हफ्ते के लिए। तो मैं सोचने में पड़ गया कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई यार, मुझे बहावलपुर भेज दिया। पहले भी मुल्तान, पहले भी ऐसे एक तरह दरामदा दरगाह। वो चीफ जस्टिस थे जो आपके फवाद चौधरी साहब हैं, इनके चचा मरहूम इफ्तिखार चौधरी इफ्तिखार हुसैन साहब वो थे। तो वो कहते जनाब मैंने वो देखा कि देखो यार, अपने सेक्रेटरी से कहा कि आइंदा हफ्ते की जो काज लिस्ट है वो चेक करे कौन कौन से केस ऐसे हैं कि ये तो मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ है। तो वो काज लिस्ट चेक की गई, तो जो ब्रिगेडियर गुम्मन, असलम गुम्मन साहब के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस था वो अगले हफ्ते की काज लिस्ट में शामिल था। इनको बहावलपुर भेज दिया और वो किसी और बेंच में लगा, और ब्रिगेडियर साहब के जो नोटिस था डिस्चार्ज कर दिया गया। इस तरह यार होता है दुनिया में, इस तरह की वारदातें हो जाती हैं। कि माजी के जो 2-3 किस्से हैं जो कोर्ट रिपोर्टर हमारे जानते हैं, जिनकी याददाश्त थोड़ी सी अच्छी है, या जो उन्होंने बरीकी से खुद काम किए हुए, उन्हें याद आ जाएंगे और बहुत सारे वाक़यात याद आ जाएंगे, कैसे क्या होता था, कैसे फ़ोन आता था, क्या नहीं होता था। तो इसी तरह का मामला वो जोड़ रहे हैं लोग कि अमीर भट्टी साहब जो हैं वो अचानक चले गए और वकास राव मिर्ज़ा साहब जो हैं उनकी जगह बेंच किया वगैरह वगैरह। और अगर अदलिया ही की बात चल पड़ी है तो फिर चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है, आज उन्होंने जो दिफा के सेक्रेटरी हैं उन पर बड़ी चढ़ाई की। उन्होंने कहा यार तुसी की मजाक बनाया है, अस्करी जो अदारे हैं, जो भी ज़मीन है आपको दफाई मकासद के लिए दी जाती है,
कंटोनमेंट में कि यार इस पर कोई आपने कोई कैंट शैंट बनाना है, कोई और मसला है, कोई छौनी बननी है, कोई एयरबेस बननी है, तो आप वो से कमर्शियल मकासद के लिए वो शादी हाल बन जाता है, कोई प्लाजा बन जाता है, कोई सिनेमा हॉल बन जाता है। ये क्या मजाक है। उन्होंने जो सख्त बात की है, उन्होंने कहा कि यार जिन कवानीन का आप सहारा लेके ये सारा काम कर रहे हैं ना, कि ना फौज का मराल, वो कहते हैं रिटायरमेंट के बाद घर देने की क्या ज़रूरत है, ये कहाँ लिखा हुआ है, इसका दफाई मकासद से क्या ताल्लुक। ये उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब ने। और उन्होंने कहा ये जो जिनकी बुनियाद पे आप ये काम कर रहे हैं ना, कमर्शियल सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं, वो कानूनी गैरआइनी है। ये उन्होंने फरमा दिया है कि वो कानूनी गैरआइनी है। मैंने कुछ अर्सा पहले 2-3 वीलाग में कहा कि आपने अगर देखना हो तो कहीं ना कहीं थंबनेल मिल जाएगा आपको कि क्या अदलिया का रवैया बदल रहा है। एक ये मैंने वीलाग किया था। एक वीलाग मैंने किया था कि तमाम अदारे अपने अपनी साख की बहाली के चक्रों में हैं, कि उनकी साख जब जिस दिन वज़ीर आज़म को बुलाया था सुप्रीम कोर्ट वाला ने, उस दिन मैंने किया था साख की बहाली के चक्रों में। फिर जो नई बॉडी है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, तो उनके सदर के हवाले से मैंने ये बात की थी, मेरी उनसे गुफ्तगू हुई थी, बहुत सारी बातें आखिरी रिकॉर्ड थी, वो मैंने बता दिया था कि उन्होंने कहा जनाब कोई ऐसा काम कर दो कि जिंदा रहिए तारीख दे विच ओहदे आने जाने ने। तो जब कोई जज जाने वाला होता है, ख़ासतौर पर चीफ जज, तो वो बहुत सारे धोने जो है ना वो धो के, उनकी ख्वाहिश होती है कि धो के जाएँ। जैसे आसिफ सईद खोसा साहब ने पकड़ लिया था मामला एक्सटेंशन वाला, नोटिफिकेशन वाला, तो वो उसमें भी मैं बताता हूँ कि क्या कैसे कैसे वो वारदातें हुई थी। अब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने 1 फरवरी अगले साल रिटायर हो जाना, यानी इनके पास जनवरी और दिसंबर 2 महीने बाद इन्होंने रिटायर हो जाना है। तो फिर हम याद तो रखेंगे कि जनाब ये फ़ौज को जो सबसे ताकतवर अदारे हैं उनको नाटक डाल गए थे, जैसे ये उनके शादी हाल करा दिए थे और ये हो गया था। वो वहाँ उनके कोई नोटिस में लाया गया कि माड़ीपुर जो है ना एयरबेस, उसको भी कोई कमर्शियल जोन बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार मसरूर एयरबेस और फैसल एयरबेस और कोरंगी सारे, फिर वहाँ तो आप रनवे पे दूल्हा साहब ही जा रहे होंगे घोड़ी पे बैठ के, या जैसे भी। ये रवैया बदलने वाली बात है ना, वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से कोई ऐसी बात है कि रवैया अदलिया का बदलता हुआ नज़र आएगा। और वो जो आसिफ सईद खोसा वाली बात है ना, जब उन्होंने वो कार्रवाई शुरू की एक दरखास्त पे, तो दरखास्त करने का मैं वापस लेनी, उनके नहीं वापस उन्होंने कग्नेंस ले ले, चल अगेटोर एडमिट होगी। तो उस एक मुझे सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये बताया कि जनाब वो जब उनकी आपस में होती है ना मीटिंग शीटिंग, ये वो चैम्बर से निकल के फिर जाना होता है कोर्ट रूम में, तो उस दौरान खोसा साहब ने ये कहा एक मरहले पे कि जनाब इस नोटिफिकेशन को उड़ा देना, हमने इसका कोई आईनी जवाब नज़र नहीं आ रहा, कोई कानून नहीं है इसके पीछे, इसको उड़ा देना। वो कहते हैं कि जो जजेस थे बेंच के, वो समझ रहे थे कि जनाब ये वाक़यातन चीफ साहब जो कह रहे हैं इसको उड़ा देना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि अचानक पता नहीं क्या हुआ, तो चीफ साहब ने ये कहा कि इस मामले को हम पार्लियामेंट में ना भेज दें। तो सबको ये आसान लगा कि ठीक है जनाब पार्लियामेंट में भेज दो। तो फिर वो पार्लियामेंट में चला गया मामला इस तरह का। और फिर फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला मैंने वो कहा है कि उन्होंने कहा कि जनाब वो एक तो वही जो एक कन्फ्यूजन पैदा हो रही है राना शमीम साहब वाले एफिडेविट पे, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने एफिडेविट नहीं दिया, उन्होंने ये कहा कि जो एफिडेविट अखबार में छपा है मैंने वो खबर में नहीं पढ़ा, मैंने क्या एफिडेविट दिया, वो कह रहे हैं वो खबर नहीं पढ़ी। और ये उन्होंने माना कि वो मुझसे जो सहाफ़ी हैं उन्होंने मुझसे तस्दीक की थी। ये तो नहीं कहा कि मैंने तस्दीक नहीं की कि मैंने एफिडेविट कोई नहीं दिया, वो कहते हैं जो खबर है वो मैंने नहीं पढ़ी। और फिर उन्होंने कहा जी वो मुझे ये भी नहीं पता कि वो बाहर कैसे आया। ये कानूनी मामला होते हैं, बरीक बरीक छोटी छोटी चीज़ें, वो अदालत को वो अपने आप को बचाने के बहुत सारे हज़ार तरीके होते हैं लोगों के पास। तो वो अगर कहते हैं मैंने दिया था फिर तो कहीं अदालत बनती। अब सोर्स सहाफ़ी से नहीं पूछा जा सकता, ये अदालती फैसले हैं, ठीक है ना। और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जनाब वो तो मुकर गया अपने बयान से, उसने कहा मैंने तो ये एफिडेविट ही नहीं दिया। उसने कब कहा मैंने एफिडेविट नहीं दिया? वो कह रहे मेरा जो एफिडेविट है वो मेरे जो ग्रैंड सन है उसके पास अंडर लॉक एंड की है, यानी सील बंद है, वो मैंने उसको करके दे दिया था।
अब अदालत ने पूछा कि ये पहले तो आप वो मंगवा लें और 7 दिसंबर तक, और दूसरा बताएं कि आपने 3 साल बाद क्यों वो दिया, ये बात। और उसमें अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो प्रोसिक्यूटर भी होते हैं, तो इन अदालत के मुकदमात में उन्होंने कहा जी सहाफ़ियों ने तो छो, क्योंकि एक तस्दीक हो गई है कि एफिडेविट देता है इन्होंने। उनका नहीं, वो देख लेते हैं एफिडेविट यही है जो कोई और है। वो एफिडेविट मेरा नहीं ख्याल कि तब्दील किया होगा उसने, या तब्दीली होगी कोई, बहरहाल जो भी है, तो वो अपना जवाब उन्होंने राणा शमीम साहब ने खुद देना है। लेकिन एक चीज़ है, वो मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये समझने वाली चीज़ है कि पहले एक हवा में उड़ता हुआ कागज़ था जिसका कोई वज़न नहीं था। अब वो कागज़ का टुकड़ा अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है, और अदालती रिकॉर्ड का वज़न जो होता है वो वकला समझ सकते हैं, या जिन पे बीती है वो समझ सकते हैं। अदालती रिकॉर्ड में जो चीज़ आ जाए उसको कहीं भी किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरा नहीं ख्याल कानून लीग इस्तेमाल करे, क्योंकि उन्होंने जो हासिल करना था वो हासिल हो गया। ऑडियो से भी, साकिब निसार वाली से, इससे भी जो हासिल होना था, जो उन्होंने लेके जाना था वो ले गए हुए हैं। शौकत अजीज़ सिद्दीकी वाला जो बयान है वो वाली बात, तो वो जनाब अब मैंने कहा रिकॉर्ड का हिस्सा। और फिर उन्होंने जो एक और बात, ये और ठप्पा लगेगा, उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि जनाब ये कहते हैं कि 7 दिन में आ नहीं सकता, तो आप कोई बंदोबस्त कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल कहा जनाब ये ऐसा करें, हाई कमीशन को दे दें, पाकिस्तान के हाई कमीशन को, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 7 से पहले आ जाए। अगर कोई डॉक्यूमेंट नोटी पब्लिक का अटेस्टेड किसी दूसरे मुल्क का वज़रिया हाई कमीशन आता है, या सफारत खाने के जरिए आता है, तो वो मुसद्दका समझ आता है, वो काबिल कबूल होता है बतौर शहादत। वो अलग बात है, बाद में उस पर बहस होती है कि जैसे ही जिसमें मंजरियात दुरुस्त है या गलत है, फिर वो एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। अब जनाब इनके ऊपर जो है वो काम शुरू कर दिया हुकूमत ने कि यार राणा शमीम ते काबू नहीं आ रहा, पता नहीं की शय हैगा। तो उन्होंने उनके जो अपने वकील शकील होते हैं, अपने उनके लिए जो काम करते हैं, तो उनसे जनाब जो उनका सिटीजन्स पोर्टल है वहाँ वज़ीर आज़म हाउस में, वो उनकी जो एक्नॉलेजमेंट है वो हम आपको दिखा भी देते हैं स्क्रीन पे। तो वो जनाब वहाँ दरख्वास्त दी है उन्होंने वज़ीर आज़म सिटीजन पोर्टल पे कि जनाब ये बंदा तो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद लॉ कॉलेज का वाइस चांसलर है, और 30 लाख इसकी तनख्वाह है, 2 साल से वहाँ गया ही नहीं, ये तो मौजें कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ भी और नून लीग के साथ भी वगैरह वगैरह इस तरह का। इधर पता करो जनाब, ये करो वो करो। वो जो मेरे पास पड़ा हुआ है जो एक्नॉलेजमेंट है, उसमें ये कह रहे हैं कि जनाब काबिल एहतराम शहरी साहब, मोअज़्ज़ज़ शहरी, आपकी जो शिकायत है वो जनाब हमने भेज दी है सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड को, बोर्ड डिपार्टमेंट को। वो इसको देखेंगे और उसमें टाइम भी दिया हुआ कि इतने दिन के अंदर अंदर ये इसका फैसला करेंगे, वो देख लेंगे। वो मेरे कल 20 से 41 दिन या जितने दिन भी हैं वो, अब क्योंकि सिटीजन पोर्टल जो है वो सीधा डायरेक्ट वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट से ऑपरेट होता है, तो वहाँ काम करेंगे। और ये जो है ना गुलजार साहब जो बात कर रहे हैं, मिस्टर जैसे गुलजार साहब के फ़ौज वाले कमर्शियल काम करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं ऐसे नहीं है। शौकत अजीज़ सिद्दीकी के साथ पहला इनका झगड़ा कहाँ से हुआ था? जब उन्होंने आप पारे की जो पूरी सड़क उन्होंने अपने शामिल की हुई थी, खलवाने का हुक्म दे दिया था खोलने का, तो वहाँ को आए थे बंदे उनके पास। उन्होंने कहा जनाब वो साहब कह रहे हैं कि एक जज नहीं थोड़ा तो मैनेज हो रही है, ऐसी बात नहीं हुई थी उसमें। फिर शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के साथ फैयाज़ हमीद साहब और पता नहीं क्या क्या मामला हुआ था, ये सारा इस तरह कुछ चल रहा है। और वो आपके जो हैं दोस्त फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि जनाब अगर ये EVM के ज़रिए इलेक्शन नहीं होते तो फिर हम फंड नहीं देंगे इलेक्शन कमीशन को, धमकी दे दी उन्होंने। उनका जनाब ये हम हमारी जो काबीना के इजलास में वहाँ देखा धोखा गया ये बात कि जनाब इन्होंने फंड नहीं इन्होंने दे सकते, क्योंकि कानून बन गया, उस कानून के तहत ये पाबंद हैं कि जनाब ये करें। यार अब ये जो है ना ये सीधी सीधी ब्लैक मिलेंगे, और जो इलेक्शन कमीशन है उसको इस पर कुछ मेरा ख्याल है कि नोटिस ले सकते हैं। इनको आइन पढ़ाने की ज़रूरत है मेरे ख्याल। यार ये फवाद चौधरी साहब हैं तो कानूनदान, लेकिन मैं इनको किसी दौर में इनकी तारीफ़ करता रहा हूँ कि यार ये काबीना में माकूल शेरी मदारी को भी माकूल लोगों में गिनता हूँ, इनको भी। लेकिन वो कहते हैं कि वो मैं नहीं बोल रहा होता, मेरे पीछे काबीना बोल रही होती है, काबीना की जो होती है वो सारे मामला हैं।
एक तो ये है कि आइन का आर्टिकल है 222F, वो कहता है कि जो पार्लियामेंट कानून बनाती है ना उसकी पाबंदी करेगा इलेक्शन कमीशन। ओके, लेकिन साथ ही उसमें ये बहुत बड़ी बात है कि वो कानून, वो कवानीन जो इख्तियारात सलब करे या कम करे इलेक्शन कमीशन के, पार्लियामेंट का बनाया हुआ ऐसा कानून जिससे इख्तियारात कम हो रहे हों इलेक्शन कमीशन के या इख्तियारात सलब हो रहे हों, इलेक्शन कमीशन उसको मानने का पाबंद नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, उसको कलअदम करवाने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन खुद उसका जायजा लेके कह सकता जनाब ये कोले तो साढ़े इख्तियारात घट हो रहे हैं। इख्तियारात क्या कम हो रहे हैं? 226 के तहत आर्टिकल के खुफिया रायशुमारी, ये इख्तियार है उसका इलेक्शन कमीशन का, और ईवीएम के हवाले से ये रिपोर्टें हैं कि उसमें खुफिया रह ही नहीं सकता, ओपन हो सकता है। ये सीक्रेसी जो है ये वोटर की वो आउट हो सकती है। तो इस वो हजार चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो इख्तियारात कम करने के मुतरादिफ हैं। और फिर भाईजान फवाद चौधरी साहब, तुसी आर्टिकल 220 पढ़ लो गौर दे नाल, तुसी उन्हां दी मावनत करने दे पाबंद हो इलेक्शन कमीशन दी। उसमें लिखा हुआ है कि तमाम आमला, तमाम इंतजामिया जो वो हुक्म करेंगे उसको obey करेंगे। अगर कहेंगे फंड दो तो तुसी कितना कह सकते हो नहीं फंड देने, चलो दौड़ो, कमाल है यार। वो इलेक्शन कमीशन है, वो उस कानून का भी जायजा ले सकता है। आर्टिकल 222F के तहत ये मेरी तशरीह है और सीनियर वकला मेरी डिस्कशन हुई है, वो कहते हैं हाँ इसका मतलब ये है कि वो अगर पाबंद नहीं है तो ज़ाहिर है वो खुद फैसला करेंगे। जो इलेक्शन से मुतल्लिक़ कवानीन है वो खुद उसका फैसला कर सकते हैं। और फिर इलेक्शन एक्ट सेक्शन 10, वो तौहीन अदालत का इख्तियार है उनके पास। अगर आप उनका हुक्म ओबे नहीं करेंगे तो जैसे सुप्रीम आला अदलिया के पास, हाई कोर्ट के पास आइन के आर्टिकल 209 के तहत इख्तियार है तौहीन अदालत का, ये कानून उनको देता है। और ये कानून भी नहीं ख़त्म हो सकता। ये मैं मज़े की बात बता दी, अगर ये कानून ख़त्म करते हैं पार्लियामेंट के जरिए तो फिर वही 222F लगेगा कि भाई जी वो कहेंगे ये तो हमारा इख्तियार था, आपने कैसे इसको कम कर दिया, ये बात। और दूसरी जो आखिरी बात जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि जनाब सारे वज़ीर थे ना वो, तो अगले 4 माह, अब खबर यह निकाली गई है कि वो कि अगले 3-4 माह जो है ना वो बड़े अहम हैं, तो आप बाहर ना जाएं, तो अपने अपने फील्ड में काम करें, माशी मामलात को देखें। और यार इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो यही है, ओके ठीक है चलो ये बात मानने में आती है। दूसरा वो जो अमीन असलम और ज़रताज गुल वाला मामला है वो भी। और फिर आज इसमें ना 2-3 चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि पीटीआई में फूट पड़ रही है बड़ी तेज़ी के साथ, कुछ लोग पर तोड़ रहे हैं छोड़ने के लिए। रियाज फतेहाना साहब कौन है? पीटीआई में कब आए थे? जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि असलम गिल और असलम गिल कह दिया, अमीन असलम और ज़रताज गुल की वहाँ लड़ाई हुई, और ज़रताज गुल ये पीटीआई में कब गए हैं? काफ लीग से गए हैं, अभी गए थे थोड़ा अर्सा पहले। और फिर जो ताहर सादिक साहब हैं MNA मेजर रिटायर्ड, वो कब गए थे पीटीआई में? ये भी ज़रा चेक करें। उन्होंने कहा कि जनाब ये तो नवासियाँ लेके चले गई थी अपने। उसने कहा नहीं वो मेरी बेटी और मेरे शौहर ने तो अपने पल्ले से टिकट खरीदा था। इस तरह की बातें बाहर जाके कौन सा ये कोई नेक नामी कमा कर लाते हैं। वो आपके एक दोस्त गए हुए थे अमेरिका, जो बाहर बैठ के बनाते फिर रहे थे वीडियोस, क्या लेके आए वहाँ से। और ये ज़रताज गुल साहबा जो है ये क्या लेके आई हैं, और ये बदनामी खट के ले आए ने ना। ये तो है आम सी बातें, ये जनाब ये हो गया वो हो गया। असल में वो फूट वाली बात है। ताहर सादिक साहब का सामने आना और फिर उनका सामने आना, क्या उसको कहते हैं, फतेहाना साहब, ये दोनों इकट्ठे हो गए पार्लियामेंट कमेटी के इजलास में, और एक मौक़िफ़ दोनों का हो गया। और फिर दूसरी ये कि इमरान खान को कुछ इतलात ऐसी आई हैं कि उनके 5-7 वज़रा हैं, 5-7 वज़रा ऐसे हैं जो जनाब काबीना के इजलास के बाद गायब हो जाते हैं गायब हो जाते हैं और मुखबरियाँ कहीं जाके करते हैं, पता नहीं कहाँ जाके करते हैं वो मुखबरी।
बार वो कहते हैं जनाब को मुखरिया शुक्रिया करते और ये मामला हो जाता है और ये मामला हो जाता है। और आज जो एक और बात जो बाहर नहीं आई, पता ये चला है कि इमरान खान ने अपने वज़रा से ये भी कहा है कि सड़कों पे होने की, अवामी मुजाहरों की भी आप तैयारी करें। वो अवामी मुजाहरे क्यों होंगे? अवामी मुजाहरे तो इसीलिए होंगे जो ये कह रहे हैं मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ, ना नवाज शरीफ बनूंगा वगैरह वगैरह, फिर मैं सड़कों पे होऊंगा अगर मुझे घर भेजा गया, ये वो। अब इतलात कुछ इस किस्म की भी हैं, कहा यह जा रहा है कि वो जो हैं मुक़्तदरा, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि जनाब अपोजिशन को भी उनको भी कि भाई जी ना असी उन्हें बचाना ना असी गिराना ना, थोड़ा तो डिगदा तो डिग लो। और उसको कहा है कि भाई आप बच सकते तो बच जाए। इस तरह का मुझे लग रहा है जब फरवरी मार्च का ना बड़ा क्रूशल टाइम और ये वो वगैरह वगैरह, मैंने भी इसके 20 लाख फरवरी मार्च का कुछ किया हुआ है, तो कोई ऐसी ही सूरत ना बने कि अगर पार्टी में तोड़ फोड़ हो रही है तो वज़रा तो ज़ाहिर संभाल सकते हैं ना। वो अगर कहेंगे, वो तो थोड़े से उनको कहेंगे यार फलां फलां PM मैंने यार काबू रख। इसी तरह वो खुद भी उनसे मुलाकातें करके वज़रा अगर फूट पड़ रही है, वज़रा में इधर उधर हो रहे हैं तो उनको भी समझा सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा जी किसी ने बाहर नहीं जाना। इस तरह की इतलात है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।